हेलो एवरीवन। तो आज हम एसएसटी के जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, क्वेश्चंस है, मिक्स होंगे, जो चाहे वो एसएसटी हो या फिर ईवीएस हो, जो हर जगह काम आएंगे। तो मैंने इस तरह का नोट्स बनाया कि वो आपको सीटेट में भी काम आएगा। जितनी भी टेट एग्जाम्स है उसमें जो ईवीएस या एसएसटी वाला पार्ट है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, उन सब में हेल्पफुल होने वाला है। और टेट के अलावा जो जितने अलग एग्जाम्स हैं, जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं मेन, लाइक DSSS या TGTE सोशल साइंस, या सुपर टेट, जैसे अभी सुपर टेट आएगा, अभी यूपी टेट आ रहा है, यूपी टेट निकालना है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें ईवीएस और एसएसटी जो है वो हर जगह तो कॉमन ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि कहीं ज़्यादा या कहीं कम होगा। कॉन्सेप्ट्स तो एक ही होते हैं, है ना। आपको क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो सकता है, बट अगर आपको बेसिक्स पता होने चाहिए तो आप वो सब कर लोगे, है ना। सो स्टार्ट जो है वो इंटीरियर ऑफ अर्थ से है। जैसे कि क्लास 7th का है ये इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे मैंने बनाया है डायग्राम कि जैसे अर्थ है तो इसमें क्रस्ट क्या होता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछ लिया थिनेस्ट लेयर कौन सा है, तो क्रस्ट। क्रस्ट देखें अगर हम, तो क्रस्ट कौन सा है, ये वाला जो है ये क्रस्ट है, ठीक है। थिनेस्ट लेयर होता है, 1% वॉल्यूम होता है। दो तरह के लिथोस्फेयर में दो तरह के टाइप्स होते हैं ये। एक हमारा क्रस्ट जो है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और एक ओशनिक क्रस्ट है। ऑल्सो मैं ये बता दूँ कि ये आपके रिविजन में ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि मुझे सब कुछ मिक्स ऑफ क्वेश्चन एक साथ मिल जाए, एक जगह पे मिल जाए, कि मुझे शुरू से शुरुआत ना करना पड़े। मान लो आपने सीटेट के लिए पढ़ा था, या और एग्जाम DSSB का एग्जाम हुआ था, आपने उसके लिए पढ़ा होगा थोड़ी बहुत चीज़ें, बट अब आप एक नए एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो, तो रेदर देन आप शुरू से तैयारी करो। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि शुरू से ना करने के बजाय जितने भी सारे मिक्स क्वेश्चंस हैं वो एक साथ आप पढ़ने को मिलेगा, जो कि आपको शुरू से ना करने के बजाय रिवीजन के तौर पे मिलेगा, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है, जो आप खुद मुझे बताओगे। सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, एक ओसनिक क्रस्ट होता है। कॉन्टिनेंटल है इस तरह वाला, जैसे मैंने डायग्राम बनाया। ओसनिक में वो क्रस्ट, वो हिस्सा लिथोस्फेयर का जो ओशन में कवर होता है, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो 35 किलोमीटर है, 35 टू 40 किलोमीटर। और जो ओशनिक क्रस्ट है वो 5 किलोमीटर है। और कॉन्टिनेंटल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या क्या चीज़ें पाई जाती, क्या मिलता है। सियाल, सियाल से कैसे होगा, सियाल यानी सिलिका एंड एल्यूमिनियम, दो चीज़ें पाई जाती है। और ओशनिक क्रस्ट में सीमा, सीमा पाई जाती है, दैट इज सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सियाल हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, और जैसे सीमा जो है वो ज़मीन पे होती है, सीमा जो बॉर्डर है, ठीक है। और जो सियाल है, मान लो कोई सी क्रिएचर है, समुद्री क्रिएचर है, वो ओशन में मिलना चाहिए, बट ये दोनों चीज़ें अपोजिट है। ऐसा समझ लो कि सियाल है तो कॉन्टिनेंटल होगा, और क्योंकि वो ओशन में पाया जाता है, कोई ऐसा क्रिएचर है। और सीमा तो यार ज़मीन पे ही सीमा होती है ना, ज़्यादातर, मतलब ऐसे बॉर्डर की बात करते हैं तो जब हम, वो कॉन्टिनेंटल ना होके ये ओशनिक होगा, मतलब अपोजिट कर देना। क्रस्ट क्लियर है। अब मैंटल, मैंटल ये 2900 किलोमीटर है और 85% वॉल्यूम है इसका, और क्रस्ट का सिर्फ 1% वॉल्यूम था। देखो लिथोस्फेयर में मैंने क्या लिखा है, होल क्रस्ट आ जाएगा और अपर पार्ट ऑफ मेंटल, ठीक है। लिथोस्फेयर में सिर्फ क्रस्ट नहीं आता, पूरे क्रस्ट के साथ साथ होल क्रस्ट का मतलब क्या हुआ कि वो आपका ओसनिक क्रस्ट भी आएगा, कॉन्टिनेंटल भी आएगा, ठीक है, कॉन्टिनेंटल भी आएगा, और प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल भी आएगा। कोर की बात करें तो जैसे कि 3 पार्ट्स होते हैं, क्रस्ट, मैंटल, कोर। सो कोर में इनर मोस्ट कोर होता है, सी, इनर कोर हो गया, ये आप देख सकते हो, ये वाला जो पॉइंट है इनर कोर हो गया, और कोर वैसे ये वाला है ना। तो ये इनर कोर हो गया, और आउटर कोर ये बाहर वाला हो गया, ठीक है, ये आप देख सकते हो। कोर में इनर मोस्ट होता है, आउटर मोस्ट होता है। तो जो इनर मोस्ट वाला कोर है जो हमने देखा अभी, तो वो जो है नाइफ से बनता है, ठीक है। निकल और आयरन, आयरन के लिए हम Fe यूज़ करते हैं, आप जानते होंगे। तो नाइफ, इसका रेडियस 35 किलोमीटर है। अर्थ जो है बेसिकली यहाँ पे देखो लिखा है कि 3 एलिमेंट से बनता है, क्रस्ट, मैंटल और कोर, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो जो इनर मोस्ट है कोर का, उस वो आप ऐसा बोलो कि छुरी जो है अंदर भोंक रहे हैं, है ना। छुरी, नाइफ जो है, आई नो नाइफ की स्पेलिंग KNIF ही होता है, बट प्रोनाउंस करने में तो ये नाइफ ही बोल रहे हैं ना। तो आप ऐसा इमेजिन कर लो कि जो नाइफ है, जो चाकू है, वो अंदर तक मतलब चाकू हम अंदर तक अगर किसी को मारते हैं, वैसे नहीं मारना चाहिए, बट ओके यार, ट्रिक के लिए समझ सकते हो। सो हाँ, तो कोर जो है, जो नाइफ जो है वो इनर मोस्ट में ही तो पाया जाएगा। आप ऐसा समझ लो कि हम भोंक रहे हैं किसी को, जब आप मूवीज वगैरह में देखते हो तो अंदर डालते हैं, तो इनर मोस्ट हो जाएगा। यानी ये इनर मोस्ट कोर में पाया जाता है। नाइफ से, Ni से निकल, Fe से आयरन, तो इनर कोर में निकल और आयरन जो इनर कोर है वो बनता है। और जो कोर मेंटल बाउंड्री है, इसको हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो रॉक्स एंड मिनरल्स की बात करते हैं। तो हमारे पास इंट्रिंसिव रॉक होता है और एक्सट्रिंसिव रॉक होता है। इंटेंसिव बेसिकली प्राइमरी रॉक है, ठीक है।
इंट्रिंसिव में कि अगर जो मैग्मा है वो अर्थ के इनसाइड ही कूल डाउन हो जाए। एक्सट्रिंसिव में क्या होता है कि मैग्मा जो है वो अर्थ के बाहर कूल डाउन हो रहा है। तो उस तरह से हो गया। अब जो इग्नियस रॉक है ये हमारा प्राइमरी रॉक में आता है। इग्नियस रॉक में ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया। सेडिमेंट्री रॉक होता है एक जो, इसका एग्जांपल, हाँ ऐसे एग्जांपल्स पूछ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो मार्बल या डायमंड या लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, ये किस तरह का रॉक है, तो आपको ये एग्जांपल पता होना चाहिए। इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल है ग्रेनाइट, बेसाल्ट। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम। मेटामॉर्फिक का एग्जांपल है स्लेट, मार्बल, डायमंड। तो स्लेट जो है वो क्ले से बनता है, मार्बल जो है लाइमस्टोन से बनता है, ठीक है। सो देखो मेटामॉर्फिक में क्या होता है कि अगर हम इग्नियस, मेटामॉर्फिक रॉक बेसिकली बनता कैसे है कि अगर हम इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक में हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, और हाई प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर देते हैं, तो मेटामॉर्फिक रॉक जो है फॉर्म होता है, ठीक है। आई होप याद आ रहा होगा ये सुन के कि क्या क्या होता है। और बाकी मैं एकदम डिटेल में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, डिटेल में नहीं बताऊंगी सारी चीज़ें। जो पॉइंटर्स मेरे में पहले से लिखा है नोट्स में, मैं वही बता रही हूँ, उसी पे फोकस है। बट अगर आप चाहते हो कि हाँ डिटेल में मुझे जानना है, मुझे बेसिक से जानना है, तो आप फ्री है कमेंट करने के लिए। अब देखो ये रॉक साइकिल बनाया है मैंने कि ये मैग्मा है, ठीक है। मैग्मा से इग्नियस रॉक बनेगा, या तो फिर आपका सेडिमेंट, हाँ देखो मैग्मा से इग्नियस बनता है, फिर इग्नियस से सेडिमेंट में कन्वर्ट होगा, सेडिमेंट तो ये इग्नियस रॉक हो गया, फिर सेडिमेंट बनेगा तो फिर उससे सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। फिर इन दोनों की मदद से जब आप इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा, फिर दोबारा मैग्मा, फिर ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होते जाएगा। लिथिफिकेशन क्या होता है? लिथिफिकेशन मतलब लेयर बाय लेयर बनाना, ठीक है। इसमें जो सेडिमेंट्री, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक जो है, इसमें लेयर बाय लेयर बनते हैं, मतलब ऐसे जो रॉक्स है ना वो एक के ऊपर एक रखे रहेंगे, ठीक है। और इनफैक्ट जो फॉसिल्स है वो भी सेडिमेंट्री रॉक में ही पाई जाती है, देखो मैंने बनाया है ऐसे। और आपको आइडिया भी मिलेगा कि किस तरह के नोट्स आप बना सकते हो फ्यूचर में। तो मेरे शुरुआती के नोट्स है सीटेट के लिए, बट जितने भी मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं अभी तक, तो उससे मुझे ये तो समझ आया कि आप इसको ऐसे टैग नहीं दे सकते हो कि ये सीटेट के लिए ही पढ़ना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे अभी यूपी टेट में काम आ रही है। यूपी टेट के लिए PYQ देख रही हूँ तो मुझे याद नहीं आ रहा है, अरे ये तो पढ़ा था सीटेट के लिए पर ये तो याद ही नहीं है, ठीक है। अरे ये तो DSSB का एग्ज़ाम देते टाइम कि अरे यार ये सब तो हमने पढ़ा है बट ये याद ही नहीं है, क्यों रिवीजन नहीं हुआ? आपको लगा ये तो मैंने सीटेट के लिए बनाया था, ये तो कोई काम का नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 150 मिलियन किलोमीटर है या 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, सारे इंपॉर्टेंट ही है, नोट्स में इंपॉर्टेंट चीज़ों का ही, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ही हम बनाते हैं। पेन किलर, जैसे एक बात लिखिए, पेन किलर है जिसका एक पेन किलर है जिसका नाम है डिक्लोफेनाक, ये यूपी टेट में भी आ सकता है, किसी भी टेट एग्जाम में कहीं पे भी आ सकता है, जो कि कैटल को दिया जाता है जब, हाँ उनको कोई पेन होता है, कुछ दिक्कत होती है, तो पेन किलर कैटल्स को देने के लिए डिक्लोफेनाक होता है, ये दिया जाता है। और इसी की वजह से जो है वल्चर्स का एक्सटिंक्शन हो रहा है इंडिया में, यानी जब कैटल्स की जो डेड बॉडी है, जब एक टाइम पे उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, काऊ वगैरह की, है ना, तो जब वल्चर्स उन डेड बॉडीज़ को खाते हैं, तो उसकी वजह से उनके डेड बॉडीज़ में जो ये डिक्लोफेनाक पेन किलर है, वो कहीं न कहीं वल्चर्स के लिए डेंजरस है, सही नहीं है। उनके डेथ हो जाती है, डिक्लोफेनाक का अगर कुछ भी थोड़ा-सा भी वो कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, खा लेते हैं या रिएक्ट कर जाते हैं, जो भी है, तो इसी वजह से एक्सटिंक्शन ऑफ वल्चर इंडिया में किस वजह से हो रहा है? डिक्लोफेनाक की वजह से। ये क्लियर हो गया, ठीक है। वल्चर का क्या रोल है? क्योंकि वल्चर्स के पास एबिलिटी होती है कि वो डेड लाइव स्टॉक पे, डेड एनिमल्स को फीड करते हैं, है ना? तो वो स्कैवेंजर का काम करते हैं और इनको बेसिकली एक वाइटल क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट बोला जाता है। क्यों? अब इतने डेड बॉडीज़ है, वो सड़ते हैं, तो वो खराब होते हैं, एनवायरनमेंट को गंदा करेंगे। बट जो वल्चर है, एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। कैसे? उनको खा लेते हैं, उनका खाना ही वही है, डेड लाइव स्टॉक पे डिपेंड करते हैं। तो इसलिए उनको बचाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्यों हो रहा है? देखो, किडनी फेलियर की वजह से हो रहा है, ठीक है? जब हम डाइंग ऑफ किडनी फेलियर शॉर्टली आफ्टर स्कैवेंजिंग लाइवस्टॉक ट्रीटेड विद डिक्लोफेनाक। अब जब वल्चर्स उन डेडली एनिमल्स को, जो कैटल्स है जिनको डिक्लोफेनाक से ट्रीट किया जाता है, उनको जब खाने जाता है, तो उस डिक्लोफेनाक मेडिसिन की वजह से उनका किडनी फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से वल्चर्स की डेथ हो रही है, किडनी फेलियर की वजह से, ठीक है? जो रॉक ब्रेक ऑफ है एंड स्टार्ट, क्योंकि अब एक इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेदरिंग के बारे में बताया गया है कि टेम्परेचर चेंज की वजह से क्या होता है, जब रॉक्स जो है वो टूटने लगते हैं और वो डिके होने लगते हैं टेम्परेचर चेंज की वजह से, इसी को हम वेदरिंग बोलते हैं। और बहुत टाइम बाद फिर सॉइल बनता है। तो सॉइल बनने से पहले एक प्रोसेस होता है वेदरिंग, जिसमें जो रॉक्स है वो टूटने लगते हैं, डिके होने लगते हैं टेम्परेचर चेंज की वजह से, इसी को हम वेदरिंग बोलते हैं। और काफ़ी लंबे टाइम बाद फिर जाके सॉइल का फॉर्मेशन होता है,
ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ ले ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो 88 डेज लेता है एक रेवोल्यूशन बनाने के लिए सन के अराउंड, तो वो प्लैनेट है मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी हमारा क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के, और ये फास्टेस्ट है टू ऑर्बिट द सन। ठीक है, तो 88 डेज कौन लेता है? मर्क्यूरी। अब देखो इसमें हम डिटेल में यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मर्क्यूरी के बारे में, और अब ये बार बार रिपीट होंगे नोट्स में, क्योंकि मैंने अलग अलग चीज़ों के लिए जब बनाया था तो वो चीज़ें रिपीट हुई हैं। अब ये बहुत फेमस ट्रिक है जो आप सभी जानते होंगे, आपने सुना होगा, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, है ना। तो ये आप सबको पता होगा, माई से मर्क्यूरी, वेरी से वीनस, एफिशिएंट से अर्थ, एम से मार्स, जस्ट से जुपिटर, सर्व्ड से सैटर्न, यू से यूरानस, एन से नेपच्यून, राइट। ठीक है, ये आप सबको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो ये अभी आप लिख के याद कर लो, और पता है तो वेल एंड गुड। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर आपको यार इतना अच्छा सब कुछ साथ में नहीं मिलेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, साथ में लिख लो। आप बोलोगे तो टेलीग्राम चैनल पे मैं सेंड कर दूँगी, बट पहले आप देखो समझो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। देखो यहाँ पे मैंने कितने सही से लिखा है कि अकॉर्डिंग टू साइज़, ये जो नंबरिंग है ना, ये अकॉर्डिंग टू साइज़ नंबरिंग डाली है। ये तो नॉर्मल सीरियल नंबर है, ये वाली चीज़ें है ना, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, राइट। अकॉर्डिंग टू साइज़ अगर हम देखें तो यानी सबसे बड़ा से छोटा, ठीक है, सबसे बड़ा से छोटा। सबसे बड़ा जो है वो है 1 नंबर पे जुपिटर, दूसरे नंबर पे सैटर्न, तीसरे नंबर पे यूरानस, चौथे नंबर पे नेपच्यून, 5वें नंबर पे अर्थ। तो अगर अकॉर्डिंग टू साइज़ बोले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, कि जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, कि अर्थ अकॉर्डिंग टू साइज़ अर्थ किस नंबर पे आता है। तो आपको अर्थ के बारे में तो कम से कम पता होना चाहिए कि वो 5th नंबर पे आता है अर्थ साइज़ के अकॉर्डिंग, 6th नंबर पे वीनस, 7th पे मार्स एंड 8th पे मर्क्यूरी। सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। अर्थ कौन से नंबर पे आता है साइज़ के अकॉर्डिंग? 5th नंबर पे। गॉट इट? क्लियर? अब ये चीज़ क्या लिखी है कि एक रेवोल्यूशन सन के अराउंड एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं, वो सब यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा मर्क्यूरी को 88 डेज़ लगता है, तो अगर आपसे पूछ लिया सबसे कम दिन किसको लगता है, या आपसे पूछ लिया 88 डेज़ किसको लगता है, तो आप बताओगे मर्क्यूरी। वीनस को 225 डेज़, अर्थ को 365 डेज़, ये हम जानते हैं कि 365 डेज़ के बाद 1 साल होता है, यानी मर्क्यूरी में 88 डेज़ के बाद 1 साल होता है। ठीक है, मार्स 2 साल पे, जुपिटर 12 साल पे एक रेवोल्यूशन लेता है, सैटर्न 29 ईयर्स पे, 84 डेज़ के बाद यूरानस जो है 84 डेज़ नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी, 84 ईयर्स में एक रेवोल्यूशन लेता है यूरानस। नेपच्यून 165 ईयर्स लेता है सिर्फ एक रेवोल्यूशन लेने में। तो ये आपको क्लियर है। तो ये ज़्यादा इसमें हर एक दिन का हर एक प्लैनेट का याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक मर्क्यूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक अर्थ का आप सब जानते हो, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो नेपच्यून का याद कर सकते हो, क्योंकि वो लास्ट में आता है। 165 ईयर्स लगते हैं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेने में अराउंड सन। यहाँ पर जो है एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। अगर आप पिक्चर बोलोगी तो वो मैं अटैच कर दूँगी, कि मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं, किन के बीच में, तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में। ठीक है, और रिंग प्लैनेट कौन कौन से हैं? जुपिटर है, सैटर्न है और यूरानस है। ठीक है, देखो यहाँ पर अभी सब कुछ लिखा है मैंने। अब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या होते हैं, गैशियस प्लैनेट्स क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि देखो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो है ना, यहाँ के स्टार्टिंग के जो 4 है, माई वेरी एफिशिएंट मदर, ठीक है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। ठीक है, जिनको हम इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। ये देखो, है ना, जो सन के बहुत ही क्लोज रहते हैं, रॉक्स से बनते हैं, और अर्थ इज़ द लार्जेस्ट इनर प्लैनेट। अगर इनर प्लैनेट में से सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, अगर आप इन चारों में से देखो नंबर किसका ज़्यादा है, देखो एक 7th नंबर पे, 6 नंबर पे, 5 नंबर पे, 8 नंबर पे, ऑब्वियसली अर्थ का नंबर 5th है, यानी इनर प्लैनेट में से सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट अर्थ है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि वो क्या पूछ रहा है। हो सकता है इनर प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है ये पूछ लिया, और आपने इनर पे ध्यान नहीं दिया, और सबसे बड़ा प्लैनेट तो भाई क्या होता है, जुपिटर होता है, और आप उस पे लगा दोगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। कभी कभी हम एक दो कीवर्ड्स पे ध्यान देके हमें लगता है अरे ये तो हमें आता है, तो हमने बड़ा हम टिक कर देते हैं, और बाद में वही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिग्रेट देते हैं हमें। ठीक है, सो अर्थ हमारा लार्जेस्ट इनर प्लैनेट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों इनर प्लैनेट्स है? क्योंकि ये अर्थ सन के क्लोज है, रॉक से बनते हैं। ओके, गैशियस प्लैनेट जिनको हम जोवियन भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जोवियन किन प्लैनेट्स को कहते हैं। ठीक है, तो जोवियन में बचे हुए लास्ट के जो 4 है, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून, ये कौन से हैं? ये है गैशियस प्लैनेट। क्यों? क्योंकि ये गैसेस से बनते होंगे, है ना, ये रॉक से नहीं बनते होंगे। इनको हम जोवियन भी कहते हैं, आउटर प्लैनेट्स कहते हैं, क्योंकि ये सन से वेरी वेरी फार होते हैं, गैसेस एंड लिक्विड से बनते हैं, और इनके अराउंड रिंग्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो आई होप प्लैनेट से रिलेटेड चीज़ें क्लियर हैं अभी। और अगर अब हम बात करें सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन क्या होता है, ठीक है, सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन क्या होता है, ये वो सर्कल है जो कि डे को नाइट से डिवाइड करता है, मतलब ग्लोब में, है ना। मतलब अगर आपसे पूछ लिया कि जो दिन और रात है वो किस वजह से होता है, किस वजह से नहीं, सॉरी ये तो अलग क्वेश्चन हो गया, वो रोटेशन और रिवोल्यूशन वाला हो गया, है ना। सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन का मतलब समझ लो कि वो सर्कल जो कि डिवाइड करता है अर्थ को, ये जो है आपका लाइन, जो ये देखो यहाँ पे बनाया मैंने, ये जो लाइन है ना, ये आपका सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन है, क्योंकि ये डे और नाइट को डिफ्रेंशिएट करता है, डिवाइड करता है ग्लोब में, ठीक है। तो ऐसा रियल में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, ग्लोब में हम समझाने के लिए हमने ये बना दिया कॉन्सेप्ट सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन का। ग्लोब, हाँ, ये पेडागोजी में आपके काम आएगा कि मोस्ट सूटेबल टीचिंग एड क्या है, अगर आपको कॉन्टिनेंट का साइज़ और शेप की बात करनी है, आपको शो करना है प्रोपोर्शनेट साइज एंड शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट, तो ग्लोब इज़ द मोस्ट सूटेबल टीचिंग एड। अब अर्थ, ये भी बहुत बेसिक और बहुत ईजी और बेसिक और एट द सेम टाइम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम इग्नोर कर देते हैं अक्सर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पढ़ते पढ़ते, ये हम नहीं बता पाएंगे कि बता पाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में क्या बोलते हैं, रोटेट करता है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक है। यहाँ पर आपका ईस्ट है, यहाँ पर वेस्ट है, तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। अगर आपको वेस्ट और ईस्ट में दिक्कत होती है तो कैसे आप याद कर सकते हो, इंडिया में वेस्ट बंगाल यहाँ पर है, तो ये वेस्ट नहीं है, ये वेस्ट है, ठीक है, भाई ऑपोजिट वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है ऑल इन वन SST। अब ये जैसे एक क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन से ही पॉइंटर्स बनाए हैं। ये क्वेश्चन एक बार पूछा था सीटेट वगैरह में कि क्रिकेट बैट जो है वो किस तरह की लकड़ी से बनता है, तो वो जो वुड है वो विलो ट्री का जो वुड है उससे क्रिकेट बैट्स बनाया जाता है। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट एक एक्सक्लूसिव राइट होता है किसी भी तरह के आइडियाज़ या इन्वेंशंस पे। अब देखो ये जैसे एक क्वेश्चन आया था सैयद डायनेस्टी के बारे में कि सैयद डायनेस्टी जो है वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, तो यहाँ पे लिखा है खिज्र खान के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने फिर रूलर्स ऑफ दिल्ली की बात की है कि ये कौन कौन से रूलर्स दिल्ली में होते थे। तो पहले तो हो गया हमारा राजपूत डायनेस्टी, ठीक है। राजपूत डायनेस्टी में देखो इसका मैंने तरीका जो याद किया है, एक मिनट रुको, यस, उसका जो तरीका मैंने याद किया वो मैं बताऊंगी लास्ट में। देखो राजपूत डायनेस्टी हो गया, ये आपका अर्ली 20th सेंचुरी से ये देख लेना। राजपूत डायनेस्टी में तुम्हारा चौहान आ जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान आ जाते हैं। और सेकेंड इज अर्ली तुर्किश रूलर, इससे ज़्यादा जो इसका फेमस नाम है वो है स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। तो ज़्यादातर जो शुरुआत है वो मतलब जो क्वेश्चंस है वो इसी तरह से मानते हैं कि पहला स्लेव डायनेस्टी होगा, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला जो है, ट्रिक है, वो इसी से मैंने याद किया है, SKTL, स्कटसल, स्कटसल करके मैंने ऐसे याद किया था, तो मुझे आज तक याद है, SKT स्कट सल, ठीक है। अब इसका क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, क्या तरीका है याद करने का। जैसे स्लेव डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी में कुतुब ऐबक आ जाते हैं, रज़िया आ जाते हैं, सॉरी सेकंड नंबर, पहले सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी में कौन आया था, कुतुब ऐबक। दूसरे नंबर पे शमशुद्दीन इल्तुतमिश, तीसरे नंबर पे रज़िया, चौथे नंबर पे बलबान, ठीक है। फिर खलजी डायनेस्टी आता है, पहले नंबर पे जलालुद्दीन खलजी, दूसरे पे अलाउद्दीन खलजी, ठीक है। अब ये भी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा दिल्ली के कौन सा रूलर है जो सबसे शॉर्टेस्ट टाइम के लिए रूल किए थे, सिर्फ 30 साल, ओके 30 साल शॉर्टेस्ट है, तो समझ लो कब कब से क्या कौन राज कर रहा है ना। तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए, दैट इज़ 30 ईयर्स के लिए, कौन सा रूलर दिल्ली में रूल किया है, कौन सा डायनेस्टी रूल किया है, तो इसका आंसर है खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड, दैट इज़ 30 ईयर्स के लिए ही रूल की है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब खलजी के बाद आता है हमारा तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में हमारे पहले नंबर पे घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज़ शाह तुगलक, ठीक है। और ये लॉन्गेस्ट टाइम के लिए रूल किए हैं, दैट इज़ 94 ईयर्स, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से और क्लियर हो गया। शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड के लिए खलजी डायनेस्टी रूल की है, दैट इज़ 30 ईयर, और लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड के लिए कौन रूल किया है, तुगलक डायनेस्टी, 94 ईयर्स। अब फिर हमारा 5th नंबर पे सैयद डायनेस्टी आई, सैयद डायनेस्टी जिस पे क्वेश्चन था, सैयद डायनेस्टी का कौन था, सैयद डायनेस्टी किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, खिज्र खान के द्वारा, ठीक है, 1414 और 1451 में। फिर लास्ट में हमारा लोधी डायनेस्टी आता है, इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे लास्ट रूलर दिल्ली का कौन था, या लास्ट डायनेस्टी कौन था। तो देखो, अगर मैं वो ट्रिक की बात करूँ जो जिस ट्रिक की बात मैं कर रही थी, SKTSL, स्कटसल,
ठीक है। इसमें एस का मतलब क्या हमने देखा था, स्लेव। स्लेव यानी कि दिल्ली सल्तनत में पहली जो डायनेस्टी थी वो है स्लेव डायनेस्टी, जिसको हम और क्या बोलते हैं, अर्ली तुर्किश रूलर। ठीक है। दूसरे नंबर पे के से हमारा हो गया खलजी। ठीक है, खलजी डायनेस्टी। टी से हो गया तुगलक। ठीक है। एस से हो गया हमारा सैयद। और एल से हो गया लोधी, लोधी डायनेस्टी। तो इससे आपको याद रहेगा कि पहले नंबर पे स्लेव आता है और लास्ट नंबर पे जो सबसे लास्ट हमारी दिल्ली सल्तनत में जो डायनेस्टी थी वो थी लोधी डायनेस्टी। ओके, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए किसने रूल किया था, खलजी ने, और लॉन्गेस्ट टाइम के लिए तुगलक डायनेस्टी ने। तो ये आपको इस तरह से आप याद कर सकते हो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। बायोस्फीयर मतलब जानते हो आप, वाटर, लैंड, एयर, इन तीनों का जो है कॉम्बिनेशन बायोस्फीयर बनाता है। ठीक है। और अगर हम बात करें लद्दाख की, लद्दाख को हम, ये आपको ईवीएस टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा कि लद्दाख को हम खाप चेन बोलते हैं, जिसका मतलब होता है स्नो लैंड। और लद्दाख एक लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है हमारा। और नेक्स्ट पॉइंट है मिलेट के बारे में, यानी बाजरा के बारे में। जो बाजरा है, जो मिलेट है, वो लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल में ग्रो की जाती है। यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि किस तरह के सॉइल में बाजरा उगता है, तो आप बोलोगे सैंडी सॉइल एंड लेस फर्टाइल, वो भी। ठीक है। और मिलेट्स को, वेरी इंपॉर्टेंट, मिलेट्स को हम कोर्स ग्रेन्स भी बोलते हैं, कोर्स ग्रेन्स भी बोलते हैं मिलेट्स को। ये पूछा जा सकता है कि कोर्स ग्रेन किसको बोलते हैं, तो यू हैव टू नो दैट कि मिलेट्स को बोलते हैं, बाजरा को बोलते हैं। ओके, अब ये जो बुक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये किसने लिखी है? ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल ने लिखी है 1817 में, जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे। और इसमें बेसिकली जो अकॉर्डिंग टू बुक जो है, इस बुक के अकॉर्डिंग हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइडेड है। ठीक है, ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। अब ये आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। तो यूपी टेट में ये एक इस तरह का क्वेश्चन मैंने देखा था। मैं यूपी टेट की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि अभी जो रिसेंट एग्जाम है, जो जिसमें कई बच्चों ने भरा होगा, और जो एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा जो फोकस लोगों का रहता है, वो यूपी टेट इज़ वन ऑफ देम। और अभी क्योंकि अगले मंथ से एग्ज़ाम है, सो उसका ध्यान में रखते हुए मैं उसका ही एग्जाम्पल दे रही हूँ अभी। वरना तो जो समझदार है वो जानते हैं कि ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन में, जैसे क्वेश्चन इस तरह का था, कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ा था कि क्वेश्चन इस तरह का था कि वन ऑफ द मेन फैक्टर या मेन रीज़न क्या होता है सॉइल फॉर्मेशन के पीछे में। और अलग अलग ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन पेरेंट रॉक था, तो इसका आंसर पेरेंट रॉक होगा। ठीक है, होना था, क्योंकि ये सबसे जो मेन रीज़न होता है सॉइल फॉर्मेशन का, जो मेन फैक्टर होता है वो पेरेंट रॉक ही होता है। शायद से इनमें से और भी ऑप्शन आपको दे दे, लेकिन आपका आंसर अगर मेन पूछा है, कोई एक ही बताना होगा, तो आप पेरेंट रॉक पे ही टिक करोगे। ठीक है। बट वैसे आपको सारे फैक्टर्स पता होने चाहिए जिन फैक्टर्स की वजह से सॉइल फॉर्म होता है। पहला जो वन ऑफ द मोस्ट मेजर और इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ पेरेंट रॉक। ठीक है, ये पेरेंट रॉक ही कलर, उस सॉइल की कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल्स कॉन्टेंट, परमिएबिलिटी, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करता है। फिर रिलीफ में हमारा अल्टीट्यूड स्लोप आ जाता है, ये सॉइल की एक्यूमुलेशन को डिटरमाइन करता है। थर्ड नंबर पे टाइम, जो कि सॉइल प्रोफाइल के थिकनेस को डिटरमाइन करता है। तो चौथे नंबर पे क्लाइमेट आता है, जिसमें टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सारी चीज़ें जो है वो वेदरिंग के रेट को इन्फ्लुएंस करती है। यानी कि किस स्पीड से वेदरिंग का जो प्रोसेस है, जो हमने पहले भी पढ़ा था, क्या होता है वेदरिंग प्रोसेस में कि सर्टेन मतलब टेम्परेचर चेंज की वजह से रॉक रॉक जो है वो टूटने लगता है, डिके होने लगता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं। तो इसका जो रेट है, इस प्रोसेस का जो रेट है कि किस रेट से ये वेदरिंग का प्रोसेस होगा, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, रेनफॉल पे, है ना, और ह्यूमस के फॉर्मेशन को भी इन्फ्लुएंस करेगा क्लाइमेट जो है। ठीक है। ओके, फ्लोरा एंड फाउना भी वन ऑफ द रीज़न है, फैक्टर है, जो कि ह्यूमस फॉर्मेशन के रेट को अफेक्ट करता है। फ्लोरा, फाउना यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मल्चिंग क्या होता है। मल्चिंग एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, अगर आपने सुना नहीं है तो आपको बता दूं, मल्चिंग एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये सॉइल को मॉइस्चर रखने में हेल्प करता है, ये सॉइल को मॉइस्चर रखने में हेल्प करता है। ओके, मल्चिंग समझ में आ गई, एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, मेथड है, हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर, सॉइल के मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्प करता है कि सॉइल का जो मॉइस्चर है वो बना रहे। टेरेस फार्मिंग तो हम सब ने सुना होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फ्लैट स्टेप्स होते हैं, ब्रॉड टेरेसेस होते हैं, जो कि स्टीप स्लोप्स पे, क्योंकि जो स्लोप्स है वो ऐसे होते हैं, तो इन स्लोप्स पे जो है ऐसे ऐसे जो है फ्लैट स्टेप्स या टेरेसेस बनाए जाते हैं, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, सो दैट जो फ्लैट सरफेस है वो हमें मिल सके क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। इसमें आप किस तरह का हम मेथड यूज़ करते हैं टेरेस फार्मिंग में, सॉइल कंजर्वेशन का यूज़ करते हैं, और इसकी वजह से सरफेस रन ऑफ रिड्यूस होता है, सॉइल इरोजन भी जो है रिड्यूस होता है। कोस्टल और ड्राई रीजन्स में
एक ना ऐसे लाइन से रो में ट्रीज़ प्लांट कर दिए जाते हैं, ठीक है? ऐसे ट्रीज़ प्लांट कर दिए जाते हैं रो में एक, ठीक है? टू चेक विंड मूवमेंट को चेक करने के लिए और सॉइल के कवर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी। एचआरडी तो हम सब जानते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री 1985 में फॉर्म हुआ था। कॉटन की, अभी हमने मिलेट की बात की थी। क्या चाहिए होता है मिलेट में? लेस फर्टाइल होना चाहिए और सैंडी सॉइल होना चाहिए, राइट? मिलेट को हम बोलते हैं कोर्स ग्रेन्स। लेकिन अब बात करते हैं कॉटन की। कॉटन को हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है? लाइट रेनफॉल चाहिए और 210 फ्रोस्ट फ्री डेज़ चाहिए, मतलब 210 फ्रोस्ट फ्री दिन होने चाहिए लगातार, ठीक है? फ्रोस्ट फ्री का क्या मतलब है? जो उसको क्या बोलते हैं, जो बर्फ़ जमता है ना, वैसा दिन नहीं होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए, यानी कि वो नहीं होना चाहिए। ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत है उसकी ग्रोथ के लिए, यानी कि कॉटन किस तरह की सिचुएशन में ग्रो करेगा? कॉटन को हाई टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल लाइट चाहिए, फ्रोस्ट फ्री डेज़ चाहिए, वो भी कितने? 210 फ्रोस्ट फ्री डेज़ और ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत है। राइस देखो, राइस का एक तरीका ये है कि राइस के बहुत नखरे हैं, उसको सब कुछ हाई चाहिए, उसको सब कुछ हाई चाहिए राइस को, हाई टेम्परेचर भी, हाई ह्यूमिडिटी भी, हाई रेनफॉल भी। तो ये तो बहुत आसान है याद करने का कि राइस के बहुत ही नखरे हैं, क्योंकि चावल तो सबको ही पसंद है, इसलिए उसके नखरे भी बढ़ रहे हैं, उसको सब कुछ हाई 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 चाहिए, ठीक है? और राइस कौन बेस्ट सबसे ज़्यादा कौन से तरह के कॉइल बोल रही थी मैं, सॉइल में ग्रो करते हैं? एलुवियल क्लेई सॉइल में, ठीक है? एलुवियल क्लेई सॉइल में सबसे अच्छा राइस ग्रो होता है, जो कि पानी को रिटेन कर लेता है। अब देखो ये कुछ माउंटेन रेंजेस है, देखो इस तरह के नोट्स आपको एक साथ कहाँ मिलेगा, मुझे ये बता दो, ठीक है? आजकल सब कुछ एआई जनरेटेड है, इन्फोग्राफिक्स आई नो उसमें इमेजेस होते हैं, बट वो या तो बहुत ही ज़्यादा हिंदी बेस्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा मोस्टली हिंदी बेस्ड ही होता है ना? सो अगर आप इंग्लिश नोट्स चाह रहे हो, जो आप चाह रहे हो कि एकदम फुल इंग्लिश में मिल जाए, तो दिस इज़ दी वन। ओके, माउंटेन रेंज की बात करें कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आया था कि काराकोरम माउंटेन रेंज और पीर पंजल माउंटेन रेंज के बीच में कौन सा माउंटेन रेंज आता है, ठीक है? तो आंसर होगा लद्दाख रेंज एंड ज़ास्कर माउंटेन रेंज आता है काराकोरम और पीर पंजाल माउंटेन रेंज के बीच में। अब कितने जो ऊपर है ना, कितने रेंज होते हैं ऊपर जो होते हैं, ये जो ऊपर नॉर्थ की साइड माउंटेन रेंज अगर हमें लाइन से बताना हो, ये जैसे कि मैंने लिख रखा है कि सबसे पहले नंबर पे कौन सा है? सबसे पहले नंबर पे है हमारा काराकोरम माउंटेन रेंज है ना? सेकंड नंबर पे लद्दाख रेंज है, थर्ड नंबर पे ज़ास्कर है, फोर्थ नंबर पे पीर पंजाल है, फिफ्थ पे धौलाधार है, ठीक है? धौलाधर श्रेणी मतलब वही रेंज, धौलाधर श्रेणी है और सिक्स्थ नंबर पे शिवालिक है। तो ये जो है ना सबसे ऊपर, ये देखो, सबसे ऊपर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये आपको जो पोज़ीशन है, ये सीक्वेंस है, ये याद कैसे कर सकते हो? इसका एक ट्रिक है, ये मेरा ट्रिक नहीं है, जहाँ से मैंने पढ़ा था उस टाइम पे उनका ट्रिक है, तो ये मेरा नहीं है, जहाँ मेरा होगा वो मैं बताऊँगी, जहाँ मेरा नहीं है वहाँ पे मैं अपनी क्रेडिट नहीं लूँगी। तो देखो ट्रिक ये सीखा था मैंने भी कि कल जाएँगे पीडीएस लेने, ठीक है? ये ट्रिक है, आप इन अगर आपको नॉर्थ की तरफ जो माउंटेन रेंजेज़ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको याद होना ही चाहिए। तो उसका एक ट्रिक है, कल जाएँगे पीडीएस लेने, ठीक है? कल जाएँगे, पीडीएफ होता है ना वही, पीडीएफ की जगह पीडीएस लेने जाएँगे, ठीक है? कल जाएँगे पीडीएस लेने। तो क से हो गया काराकोरम माउंटेन रेंज, ल से हो गया लद्दाख रेंज, ज से जाएँगे, ज से हो गया जास्कर, प से हो गया पीर पंजाल, डी से हो गया क्या बोलते हैं, धौलाधर, ठीक है? धौलाधर माउंटेन रेंज और एस से हो गया शिवालिक। समझ आ गया? एक बार लिख लो, कल जाएँगे पीडीएस लेने, क से काराकोरम माउंटेन रेंज, ल से लद्दाख रेंज जाएँगे, ज से ज़ास्कर रेंज, पी से पीर पंजाल रेंज, फिर डी से धौलाधर रेंज, है ना? और एस से शिवालिक रेंज। समझ में आ गया? सबसे नीचे जो है नॉर्थ की तरफ ही सबसे नीचे कौन-सा है? शिवालिक रेंज है। धौलाधर है, ठीक है? आई नो, सी इसमें ये एक है वन ऑफ द डिसएडवांटेज कि आपको पिक्चर्स से देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो ऑब्वियसली मैं भी इम्प्रूव करूँगी। शुरुआत तो मैं छोटे से ही करना चाहूँगी ना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो ऑब्वियसली मैं भी इम्प्रूव करूँगी, पिक्चर्स और ज़्यादा लाऊँगी, और ज़्यादा क्या लाऊँगी, क्योंकि अभी तो हैंड रिटन चीज़ें हैं सब कुछ, तो वो चीज़ है। तो वेल कीप इन माइंड। अब इंटरनेशनल डेटलाइन किसको बोलते हैं? बहुत ईज़ी है बट अगेन इम्पॉर्टेंट है। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है उसको हम इंटरनेशनल डेटलाइन बोलते हैं। और ये जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये जो इंटरनेशनल डेटलाइन है, ये कौन से ओशन को पास करता है? अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये पैसिफिक ओशन को पास करता है। अच्छा, पैसिफिक ओशन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो ज़रा कमेंट डाउन करना। कॉफ़ी की बात कर लेते हैं। देखो हमने मिलेट की बात की,
जो इम्पोर्टेंट था वो देखा ना कि कहाँ कौन से सैंडी सॉइल में, लेस फर्टाइल सॉइल में चाहिए होता है। कॉटन की बात की, हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज़, ब्राइट सनशाइन। राइस की बात की, जो उसके अलग ही नखरे हैं, सब कुछ हाई चाहिए, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल, है ना? एलुवियल क्ले सॉइल में अच्छा ग्रो कर सकता है। अब कॉफ़ी की बात कर लेते हैं। कॉफ़ी जो है कॉफ़ी को वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए, ठीक है? और ये लोमी सॉइल में सबसे अच्छा ग्रो करता है और हिल स्लोप्स इसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो लोमी सॉइल में वार्म और वेट क्लाइमेट। टी को देखो कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट चाहिए। राइस एलुवियल सॉइल में अच्छा ग्रो करता है, कॉटन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल में अच्छा ग्रो करता है और कॉफ़ी लूमी सॉइल में अच्छा ग्रो करता है। ये समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। बार्टर सिस्टम हम सब जानते हैं, जहाँ पे हम एक एक सामान पाने के लिए दूसरी चीज़ें जो है दूसरा सामान एक्सचेंज करते हैं पैसे के बदले, है ना? जैसे तुम्हारे पास चावल है, मेरे पास गेहूँ है, मेरे को चावल खाना है, मेरे को चावल चाहिए मतलब, और आपको गेहूँ चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में मेरे पास गेहूँ है और सामने वाले के पास चावल है। तो हम क्या करेंगे कि ऐसा करते हैं, 1 किलो तुम मुझे गेहूँ दे दो, उसके बदले में नहीं, 1 किलो तुम मुझे चावल दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हें 1 किलो या प्राइस के हिसाब से अ, आटा दे दूँगी। तो ये बार्टर सिस्टम हो गया, ये हम सब जानते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस के बारे में कुछ जो बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए कि मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो पाम लीफ पे लिखा जाता है, सॉफ्ट सरफेस पे लिखा जाता है। ये सीटेट के लेवल के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंस्क्रिप्शंस जो है वो मेटल्स पे, स्टोन्स पे लिखा जाता है, हार्ड सर्फेसेस पे लिखा जाता है, ठीक है? 4 डोमेन्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। तो हमारे 4 डोमेन्स होते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के। एक हमारा एटमॉस्फेयर होता है, एक बायोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर होता है। तो देखो, एटमॉस्फेयर तो एयर से रिलेटेड है, बायोस्फीयर अभी मैंने बताया कि इसमें तीनों चीज़ें आ जाती हैं, है ना? और हाइड्रोस्फीयर वाटर से रिलेटेड, लिथोस्फीयर लैंड से रिलेटेड। चलो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करूँ, ये थोड़ा सा ना पतला ही रहे तो अच्छा है। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स हैं? 299 मेंबर्स होते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद अगर हमसे पूछे कि इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स होते हैं? 299 और टोटल 15। इंडिपेंडेंस के बाद की बात कर रहे हैं, अभी की नहीं। 15 फीमेल मेंबर्स होते हैं जिन्होंने, होते हैं नहीं, 15 फीमेल मेंबर्स थे इंडिपेंडेंस के बाद जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में हेल्प की थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने हौज़ ई सुल्तानी कंस्ट्रक्ट किया था। ये एक लार्ज रिजर्वर है, अभी करेंटली मेहरौली में प्रेजेंट है। हौज़ ई शामसी भी बोलते हैं हम इसको। सुल्तान इल्तुतमिश ने कंस्ट्रक्ट किया था हौज़ ई सुल्तानी। सॉरी। पैरामाउंट सी के बारे में बात करें, पैरामाउंट सी। तो पैरामाउंट सी जो है ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा अडॉप्ट किया गया था और लॉर्ड हेस्टिंग नाम पड़ा 1813 टू 1823 में। ऑस्ट्रिचेस की बात करें तो देखो, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सीटेड लेवल का ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, बट अगेन इंपॉर्टेंट है, आपका रिविजन होगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, ठीक है? तो हो सकता है इस पार्ट में आपको सिर्फ ईजी लेवल का ज़्यादा मिले, बट अगैन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ऑस्ट्रिचेस जो है वो इंडिया में फाउंड कब हुई थी, कौन से पीरियड में? पैलियोलिथिक पीरियड में, ठीक है? ये सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैलियोलिथिक पीरियड में ऑस्ट्रिचेस फाउंड हुई थी और ये इंपॉर्टेंट है। और लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ देयर एग शेल्स जो है उसके थ्रू नक्काशी की गई थी, जो कि महाराष्ट्र में देखा गया था कि उनके ऑस्ट्रिचेस के एग शेल से नक्काशी की गई थी, इंग्रेविंग्स की गई थी, जो कि महाराष्ट्र में पाया गया था। फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, इसमें आपका पेट्रोल, नेचुरल गैस, कोल आ जाता है। अच्छा, लैंड मास ऑफ इंडिया क्या है? अभी हमने इससे पहले बात की थी कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 15 करोड़ किलोमीटर या 150 मिलियन, है ना? तो अब हमारा अर्थ की बात थी वो, अब लैंड मास ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। लैंड मास ऑफ इंडिया कितना है? इंडिया का लैंड मास, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है? ये याद रखना, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपी टेट की बात कर रहे हो, किसी भी तरह के टेट में के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इंडिया का आपको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। लैटिट्यूड इज़ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री सी। यहाँ पे मैंने देखो छोटा सा बनाया है। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड यानी लेटा हुआ, है ना? लॉन्गिट्यूड लंबा जो होता है, लंबा, लॉन्ग, वर्टिकल, है ना? तो ये जो इंडिया का लैटिट्यूड है वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और जो लॉन्गिट्यूड है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 8 स्टेट से पास होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से 8 स्टेट्स है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं इमेज भी दिखा देती हूँ।
कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं, कुछ क्या जितने होते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे टोटल 7 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। इंडिया के अराउंड 7 मेजरिंग कंट्रीज़ हैं, मैं पिक्चर लगा दूँगी, ठीक है? तो कौन-कौन से हैं? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान, ठीक है? जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा। अब ट्रिक की बात करें, तो ट्रिक इसका हम कैसे याद कर सकते हैं? इसका एक ट्रिक है जो मैंने सीखा था, अम, कि आपको नेबरिंग कंट्रीज़ कौन-कौन से हैं वो ध्यान रखना है, नहीं पता, तो आप ये ट्रिक याद कर सकते हो बचपन में एमबीए। इससे पहले हमने क्या वो माउंटेन रेंजेस के लिए देखा था, याद करो मन में, कल जाएँगे पीडीएस लेने, याद आया? है ना? तो ऐसे बार-बार रिकॉल करना है। तो अब ये जो नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए है ट्रिक, वो क्या है? बचपन में एमबीए। ब से देखो बांग्लादेश हो गया, च से चाइना हो गया, प से पाकिस्तान हो गया, न से नेपाल हो गया, और फिर यहाँ पे एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफ़गानिस्तान, ठीक है? ये पहला वाला बस आपको इतना ध्यान रखना है, बी से पहला वाला बांग्लादेश है, उसके बाद लास्ट वाला जो बी है वो भूटान है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है बचपन में एमबीए। तो ये फ़ॉर्मूला मतलब ये ट्रिक जो है इससे आपको सारे नेबरिंग कंट्रीज़ इंडिया के जो है कितने नेबरिंग कंट्रीज़ है? 7 है, ठीक है? और इन दी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में एरिया वाइज़ इंडिया जो है वो कौन से नंबर पे आता है? 7th, ठीक है? लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड एरिया वाइज़ जो 7th नंबर पे है वो कौन है? इंडिया, ठीक है? इंडिया जो है हमारा इसमें आएगा। तो आज के लिए हम यहीं रखते हैं, वीडियो लंबी हो गई है। हम दोबारा मिलेंगे वीडियो पार्ट 2 के साथ। इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमें करनी है, ठीक है? टेम्पल्स है एंड सोलर सिस्टम के बारे में भी और पढ़ेंगे। सो तो अभी इनफैक्ट पीडीएफ और कंटिन्यू करना है। तो अगर आपको समझ आया, कुछ भी अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं ऐसे और वीडियोज़ आएँ, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, एंड अपने फीडबैक, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने फीडबैक शेयर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, इंप्रूवमेंट मिलेगी, है ना? कि मुझे आगे वीडियोज़ बनाना चाहिए, क्योंकि शुरुआत है, अगर व्यूज़ नहीं आते तो वो मोटिवेशन भी चला जाता है। तो अगर आपको सच में हेल्पफुल लग रहा है तो थोड़ा-सा वो शो कीजिएगा कि येस, हाँ, हेल्पफुल है। तो उतना भी इनफ है, अगर आप कमेंट में एक इमोजी भी डाल देते हैं। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।